दोस्तों, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आपको वही आनंद प्राप्त होगा जो आपको हमारे वीडियो से प्राप्त होता है, लेक्चर माध्यम से प्राप्त होता है। आज हम थ्योरिकल चीज़ें देखेंगे। देखिए, क्योंकि जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो बहुत कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं, लेकिन जब वही प्रैक्टिकली पढ़ते हैं या बोर्ड पर पढ़ते हैं तो इम्पॉर्टेंट ही पढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों को पूरा नॉलेज लेने की ज़रूरत है, ना कि केवल इम्पॉर्टेंट ही तथ्य। ठीक है, चलिए हम आज पढ़ेंगे प्रतीकवाद व नाभी चित्रकार। 1886 में प्रकाशित पत्रिका में फ्रेंच लेखक मोरेया ने घोषणा किया कि समकालीन सृजनात्मक प्रवृत्तियों को साहित्य व कला द्वारा व्यक्त करने का प्रतीकवाद एकमेव साधन है। उसने कहा कि समकालीन जो सृजनात्मक प्रवृत्तियां हैं साहित्य और कला द्वारा इसे व्यक्त करने का प्रतीकवाद ही एकमेव साधन है, इकलौता एक साधन है। ठीक है, 1891 में आल्बेर ओरिये ने चित्रकला में प्रतीकवाद शीर्षक के लेख में प्रतीकवाद के महत्व का स्पष्टीकरण किया। क्या 1891 में, जिनका नाम था आल्बेर ओरिये ने चित्रकला में प्रतीकवाद का स्पष्ट किया। ठीक है, गांव इन्हीं को गागिन कहते हैं। ठीक है, जो उत्तर प्रभाववादी कलाकार थे। गोंगवा को प्रतीकवादी चित्रकला का अग्रदूत माना जाता है। इसको द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए। ठीक है, स्थान अर्पण किया गया है। प्रतीकवाद का मुख्य सिद्धांत है चित्रकार की कल्पना को साकार करना। अरे वाह, ठीक है। प्रतीकवाद का क्या मतलब है? तो प्रतीकवाद का अर्थ है कि चित्रकार की जो कल्पना है मन में उसे साकार करना, यथार्थ दृष्टि अनुभूति को स्वप्न सदृश रूपायित करना, प्राचीन आदिम एवं अप्रसिद्ध शैलियों में प्रचलित उपयुक्त प्रतीकात्मक संकेतों का अपनी कलाकृतियों में प्रयोग करना वगैरह वगैरह तरीके से प्रचलित थी। उपयुक्त प्रतीकात्मक संदेशों का अपनी कलाकृतियों में प्रयोग करना वगैरह तरीकों से प्रतीकवादी चित्रकार अपनी अभिव्यक्ति को परिणामकारक बनाते थे। प्रतीकवादी चित्रकार के आधारभूत तत्व थे कल्पना। ठीक है, क्या क्या थे? तो वो थे, देखिए, प्रतीकवादी कलाकार के अपने अभिव्यक्ति परिणाम करते थे। उनका आधार तत्व क्या था? तो देखिए, तत्व था कल्पना, संश्लेषण, प्रतीकात्मकता, आत्मनिष्ठा व अलंकारित्व। उसके प्रमुख दार्शनिक व प्रचारक थे पॉल सेरूसिए व कट्टर चित्रकार थे रेंदो। ओरिये ने लिखा था, कला में अलंकारिकता का होना आवश्यक है, क्योंकि उसमें, जैसे कि मिस्र व आदिम कलाओं में है, कला एक साथ प्रतीकात्मक, आत्मनिष्ठ व संश्लेषणात्मक होती है। प्राचीन कला में चित्रों का निर्माण मानव निर्मित भवनों की दीवारों को सजाने के लिए सपनों, निष्ठाओं व कल्पनाओं की सहायता से किया गया था। तिपाई चित्र सभ्यता के अर्धपतन का लक्षण है व उसका निर्माण व्यापारिक दृष्टिकोण से व प्रतिष्ठित लोगों के मनोरंजन के लिए किया जाता है। सेजान सोरा वांगगांव व गागिन ने कहा, कला है, यहाँ प्रिंट मिसप्रिंट हो गया है। देखिए, सेजान सोरा वांगगांव व गागिन ने कला के ध्येय को आमूल परिवर्तन किया था। अब इसके आगे विकास होने के लिए अवधि व पोषक वातावरण की आवश्यकता थी। ऐसे वातावरण का निर्माण करने का कार्य प्रतीकवाद ने किया।
प्रतीकवाद संप्रेषण काल का वैचारिक आंदोलन था एवं उसके भौतिक व आध्यात्मिक जगत का समन्वय प्रचलित हुआ। अगर हम अभी इसे बोर्ड पर पढ़ाते तो हम सीधे ये बताते हैं, देखिए कहानी मॉडल कि 1886 में एक पत्रिका प्रकाशित हुई। फ्रेंच लेखक थे मोरेवा ने घोषणा किया कि समकालीन सृजनात्मक प्रवृत्तियों की कला और साहित्य द्वारा प्रतीकवाद ही एक साधन है। और प्रतीकवाद का अर्थ है कि कलाकार की कल्पना को साकार करना। प्रतीकवाद के जो अग्रदूत माने जाते हैं पॉल गॉगिन माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बताता आपको कि इसका जो प्रतीकवादी चित्रकला का आधारभूत है कल्पना, संप्रेषण, प्रतीकात्मक, आत्मनिष्ठा व अलंकारिकता है। ठीक है, उसके बाद फिर बता देता सेजान, सोरा, वांगोंग और गॉगिन कला का ध्येय अमूल्य परिवर्तन किया है। बस, तो इससे देखिए हम थ्योरी पढ़े कितना नॉलेज हुआ, तो इसलिए थ्योरी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसके साथ देखिए अब तक चित्रकला पर कुर्बे के जड़वादी विषयों का प्रभाव था। उन्होंने कहा था कि चित्रकला पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठ कला है व उसका उद्देश्य ही हो सकता है वर्तमान व यथार्थ जगत का सादृश्यपूर्ण चित्रण। अज्ञात, काल्पनिक, आत्मित्व व अदृश्य से चित्रकला का कोई संबंध नहीं है। प्रतीकवाद में इसी अज्ञात व अदृश्य को चित्र का विषय बनाया। क्या किया? प्रतीकवादियों ने इसी अज्ञात व अदृश्य को चित्र का विषय बनाया। देला रोस ने कहा है, किसने? देला रोस ने कहा है कि चित्रकला के माध्यम से हम इंद्रिय आत्मिक अनुभूतियों के बीच का अंतर तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कला के माध्यम से हम इंद्रिय और आत्मिकता के बीच का जो संबंध है उसे तोड़ना चाहते हैं। ठीक है, देखिए प्रतीकवाद का जन्म बोदेलेर, यूमा, लुत्रेमो व वर्लेन के साहित्य से हुआ। किससे? बोदेलेर, यूमा, लुत्रेमो व वर्लेन के साहित्य में हुआ। वर्लेन व माला में प्रतीकवादी साहित्य के प्रणेता थे। वह जगत की फिस्टे की परिभाषा संसार की निर्मित का मूल स्थान है। अहम व शोपेनहोर की कल्पना संसार मेरी आत्मा की प्रतिमा है। इन्होंने कहा कि संसार मेरी आत्मा का प्रतिमा है। प्रतीकवाद को दार्शनिक आधार दिया। संगीत के वाग्नेर के प्रतीकवादी संगीत का अपरिमित प्रभाव पड़ा। गंगा की कल्पना रंगों के संगीत के समान प्रतीक काव्य में काव्य के संगीत की कल्पना ने जन्म लिया। कवि वल्गेन ने कहा कि काव्य सबसे अधिक संगीतमय होना चाहिए। गंग के चित्रकला संबंधी विचारों व प्रतीकवादी संगीत में घनिष्ठ समानताएं प्रतीत होती है। यूरोपीय संगीत पर असभ्य जातियों के संगीत का प्रभाव दिखाई देने लगा। सभी सृजन कलाओं में रहस्यवाद, धर्म, आंतरिक जीवन के प्रति उत्कंठता बढ़ गई। ब्रुयेटियर ने घोषणा किया कि विज्ञान का दिवाला हो गया है। क्या? उसने कहा कि विज्ञान का दिवाला हो गया है। थियोसोफिस्ट लोग भारत में धर्म ग्रंथों को उत्साहित से पढ़ने लगे। यूरोप जीवन में सभी क्षेत्रों में प्रतीकवादी दृष्टिकोण प्रबल हो गया। दार्शनिक बर्गेस के सौंदर्य विषयक विचारों में अंतःप्रेरणा पर बल दिया गया। ठीक, अब हम आगे देख लेते हैं। 1888 में गोंगवा या पॉल गॉगिन ने प्रभाववाद की अंक पद्धति को पूर्ण रूप से जोड़ दिया व एमिल बर्नार्ड ने उसका अनुसरण किया। गोंग के सिद्धांत व कलाकृतियां प्रतीकवाद से मिलजुलते थे। गोंगवा
आधुनिक सभ्यता से घृणा करते थे। क्या गोंग जो थे आधुनिक सभ्यता से घृणा करते थे। उनके चित्रों में कल्पना व स्वप्न दर्शन को मुख्य स्थान था। उनको समाज का औद्योगिकीकरण पसंद नहीं था, किंतु प्रतीकवादी विचार के कलाकार होते हुए वे बियर्डस्ले, क्यूबी द शमान, मोरो इंग्लिश प्रीराफेलाइट कलाकारों के समान पलायनवादी नहीं थे। निसर्ग एवं मानव के पुनश्च संपर्क पर प्रस्थापित करके वे मानव के खोए हुए आत्मिक जीवन को प्राप्त करना चाहते थे, जो औद्योगिकीकरण से नष्ट भ्रष्ट सा हो गया था। उन्होंने अपनी कला में भित्ति चित्रण की विशेषताओं को समावेश किया, जो उनके विचारों के अनुसार चित्रों का सामाजिक महत्व बढ़ाने का उद्देश्य से आवश्यक था। उनके विचार से यद्यपि कलाकार सामाजिक भ्रष्टता को हटा नहीं सकता था, फिर भी परिणामकारक कलाकृतियों द्वारा वह अनुकूल वातावरण को बना सकता है। गोंग के विचारों से कुछ नवीन कलाकारों को, जो स्वयं को नाबी कलाकार कहते थे, प्रेरणा मिली। नाबी एक हिब्रू भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है भविष्यवेत्ता। ठीक है, प्रतीकवाद नाबी कलाकार वही है। ठीक है, यह नाम उन कलाकारों को कवि कजालिस ने प्रदान किया था, जो उनके सेरूरिए, रांसो, वियार, मोरिस, देनी, बोनार, बोल्लोतो व रूसेल सम्मिलित थे। समय समय पर देनी भोजन सम्मेलन का आयोजन करते, वहाँ कला विषयक वाद विवाद करते। बाद में ये सम्मेलन नतांसों की बाद में यही सम्मेलन जो है नतांसो पत्रिका रिव्यू ब्लांस के कार्यालय में होने लगे। यहाँ साहित्यिक भी आया करते थे, किंतु नाव के कलाकारों को, साहित्यिकों को कला क्षेत्र पर आक्रमण पसंद नहीं था। बालोतो, बोनवार व बियार ने स्पष्ट शब्दों में साहित्यों की चित्रकला संबंधित धारणा की आलोचना की, क्योंकि जोला यूमा आदि साहित्यों ने चित्रकला पर भ्रांतिपूर्ण लेख प्रकाशित करके चित्रकारों के प्रति कितना अन्याय किया था, उसका उनको बेस्मरण नहीं हुआ था। जब गॉगन या गोंगवा का सेरूसिए ब्रितानी में चित्रण करते थे, तब गोंगवा के रंगांकन के संबंध में किए निर्देशों से नाबी कलाकारों को काफ़ी मार्गदर्शन मिला। गोंगवा ने सेरूसिए से कहा था, यदि आपको वृक्ष हरा दिखाई देता है तो उसको रंगांकन में आप सबसे तेज हरे का निसंदेह प्रयोग करो। जब आपको छाया में नीले रंग की हल्की सी झलक प्रतीत होती है तो अल्ट्रामरीन रंग सीधा ट्यूब से निकालकर छाया का रंगांकन करो। यहाँ चित्रकारों को अमिश्रित चमकीले रंगों को काम में लेने व ऐसे रंगों को समीपीकरण से अधिक परिणामकारक रंग संगत का निर्माण करने की सलाह दी है। अब वास्तविक रंग की अपेक्षा करके काल्पनिक रंगों में चित्रण शुरू हुआ, जैसे कि अल्वेर ओरिये ने लिखा है। क्या लिखा है भैया? देखिए, लिखा है कि अब से बाह्य रूप सादृश्य को चित्रकला में स्थान नहीं है। संसार में सबसे महान वह देवी जो है कल्पना, उसको मूर्त रूप दिया जाएगा। इस स्पष्टोक्ति से आगामी प्रभाववाद व घनवाद की पूर्व सूचना मिलती है। चित्रकार के व्यक्तित्व के अनुरूप कल्पना में एवं अभिव्यक्ति में भिन्नता आता है।
गोंगवा, सेरूशिए व देनी की कलाकृतियों के प्रभाव में पर्याप्त अंतर है। बोनार, बियार, बलोते व रूसेल की कला बिल्कुल ही भिन्न दिशा में मार्गस्थ हुई व इन चित्रकारों ने घरेलू व नैदांतिक जीवन के विषयों को चित्रित करके नाविक कला को कला के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। आगे देखते हैं। मॉरिस डेनी जैसे एक प्रतीकवादी चित्रकार थे। मॉरिस डेनी जैसे एक प्रतीकवादी चित्रकार थे, वैसे साहित्य में भी उन्होंने कला विषयक ग्रंथ लिखकर प्रतीकवाद कला का काफ़ी प्रचार किया था। प्रतीकवादी विचार क्रांति का उपयुक्त कलाओं, साज सज्जा, हस्तकला, विज्ञापन, व्यंग्य चित्र वगैरह पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। 1888 में पों आऊ में गोंगवा या गॉगिन के मार्गदर्शन में बनाए गए सेरूशिए के चित्र ताबीज, जो 1889 में पेरिस में काफे बोलपेंग में आयोजित गॉगिन व उनके अनुयायियों की प्रदर्शनी संश्लेषणवाद व कल्वाजोनिज्म, ठीक है, कल्वाजोनिज्म वगैरह भिन्न प्रभाव प्रतीकवाद के विकास में सहायक हुए। इसके अतिरिक्त प्रतीकवादी चित्रकारों में जापानवाद यानी जापानी छापा चित्रों के समान रेखाबद्ध अलंकारिक समतल आकारों में चित्रण, कल्पनावाद किसी कल्पना को पुनर्नियोजित रूप से प्रारंभ करना, नव परंपरावाद, मिस्र, ग्रीक, गोथिक आदिम कला का अनुसरण वगैरह शब्द प्रचलित हुए। प्रतीकवाद के दार्शनिक ओरिये ने फाके बोलपेंग में जाहिर किया कि निसर्ग की प्रत्येक वस्तु एक कल्पना मात्र है। ओरिये के विचारानुसार गोंगवा, मोरो, पुबी व शमान प्रिप्राफेलाइट्स सभी प्रतीकवाद चित्रकार थे। यद्यपि गॉगिन के सिद्धांतों व कलाकृतियों के प्रतीकवाद के विकास में काफ़ी सहायता की, उसकी कला का पूर्ण रूप से प्रतीकवादी नहीं थी, जैसे कि रेंदो की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये आ गए कलाकार, तो हम कलाकार को पढ़ेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर।